दोस्तों, मैं निधि कौशिक आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल NKCC पर। चलिए दोस्तों, आज जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड पे मैंने अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। यानी कि ये 12th क्लास का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से 101% आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए, वैसे तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन को करने का जो तरीका होता है कि फॉर्मेट लिखो, फॉर्मेट के अंदर जो आइटम्स है उनको लर्न कर लो, डेबिट एंड क्रेडिट साइड के, दैट्स इट। उसको फिर क्वेश्चंस में जो होगा उस आइटम्स को निकाल के लिख दो, सॉल्व कर दो। लेकिन उस फॉर्मेट को याद करने के बाद, आइटम्स डालने के बाद भी करेक्ट आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि हम उसके पीछे का लॉजिक नहीं जानते हैं और सिर्फ रटाफिकेशन के थ्रू आइटम्स को याद करते हैं और डाल देते हैं। उस रटाफिकेशन को अब नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम उसके पीछे का लॉजिक जानेंगे और उसमें एक भी त्रुटि ना हो, यानी कि इसके अंदर एक भी मिस्टेक ना आए और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सटीक, बढ़िया, एकदम अच्छे से उसका आंसर आ जाए। और जब आप एग्जाम दे रहे होंगे एग्जाम हॉल में बैठकर बोर्ड का, तो आपके वहां पर इसमें कंप्लीट मार्क्स आएंगे। यानी कि अगर ये 5 या फिर 10 नंबर का आता है क्वेश्चन, तो उसमें आप पूरे 5 से 10 नंबर ले सकते हैं, गारंटेड। बस हमें किसी भी फॉर्मेट को ऐसे ही रट करके उसका डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आंसर करेक्ट नहीं आ पाएगा। छोटी छोटी चीजों की वजह से हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है, हमने आइटम्स, हमने फॉर्मेट के थ्रू सारा क्वेश्चन किया है। तो हम उस गलती को नहीं करेंगे। हम उसके पीछे का लॉजिक, फिर फॉर्मेट, पहले लॉजिक। देखिए दोस्तों, पहले हम लॉजिक, फिर फॉर्मेट, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज हम उस लॉजिक को ही पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम फॉर्मेट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसके क्वेश्चंस हम इजीली कर पाएंगे और हम 12th क्लास में ऐसे करके अपने मार्क्स अच्छे से ला सकते होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। ना लाभ न कमाने के उद्देश्य से किए गए कुछ ऐसे काम, जैसे कि कोई ट्रस्ट हो गया, जो अनाथ आश्रम हो गया, या फिर कोई ऐसे ट्रस्ट होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह के, तो उसमें हमें लाभ कमाने हमारा उद्देश्य नहीं होता है इसके अंदर। तो इस तरीके के ट्रस्ट के लिए हम ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ऐसे संगठन होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। सबसे पहले हम एक हेडिंग लिखते हैं। जैसे कि मान लिया हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है दोस्तों, हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वो कहलाता है हमारा शीर्षक। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? शीर्षक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा आता है प्रारंभ पिछले वर्ष के अंतिम रोकड़ शेष से होता है। यानी कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट ईयर का कैश का बैलेंस बचा होता है उसको हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट अभी सिर्फ मैं एग्जांपल सा ले रही हूं ऐसे ही, वरना इस तरीके का फॉर्मेट जो है सेपरेट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगी उसको। तो अभी इस चीज की चिंता ना करें, सब कुछ बिल्कुल दिमाग में जीरो बन जाए अभी फिलहाल के लिए, और इस लॉजिक को अच्छे से सीखें। फिर फॉर्मेट हमें ऐसे चुटकियों में याद होगा कि बस पता भी नहीं चलेगा, ऐसे हो जाएगा हमें याद। देखो, प्रारंभ पिछले वर्ष के अंतिम रोकड़ शेष से होता है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट बनाना, तो जो हमारा बैलेंस बचा होता है, लास्ट ईयर का कैश बैलेंस जो बचा होता है, उसको हम यहाँ पर डालते हैं। फिर ये जो डेबिट साइड होता है, ये जो लेफ्ट हैंड पे होता है वो डेबिट साइड होता है, और जो राइट हैंड पे होता है वो पेमेंट साइड होता है। तो जो रिसिप्ट साइड होती है वहां पर हम ऑल रिसिप्ट्स लिखते हैं। यहाँ पे तो सारी रिसिप्ट आती है, इसको हम डेबिट साइड कहते हैं, इसीलिए हमने लिखा है ऑल रिसिप्ट डेबिट, ऑल पेमेंट क्रेडिट, और पेमेंट्स को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट, तीन चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, जितने भी पेमेंट्स और तुम्हारे रिसिप्ट्स होंगे वो किसी भी साल के हो सकते हैं। देखिए एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर 2010 का आप बना रहे हो फॉर्मेट, तो उसमें जो है चाहे वो 2010 का हो, चाहे 2011 का हो, चाहे वो 2009 का हो, सब काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि जिस साल, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि हम सारे ईयर्स का काउंट करके रखते होते हैं, ठीक है ना। मतलब सारे ईयर्स का काउंट करके नहीं रखते होते हैं, उसी साल का काउंट करते हैं हम जितना भी लेखा जोखा होता है। बट इस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम किसी भी ईयर का जो उसके अंदर दे रखा है डालते हैं, उसको स्किप नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी वर्ष से संबंधित हो सकता है, और लिखते समय आयगत और पूंजीगत मदों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। आयगत और पूंजीगत, ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि आयगत क्या होता है और पूंजीगत क्या होता है।
इसको हमें ध्यान में नहीं रखना है, इस फॉर्मेट में इसका यूज नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि आयगत और पूंजीगत व्यय को सोच करके जो हम अकाउंटिंग में काम करते हैं, यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो आइटम्स कुल मिलाकर के ऑल आइटम्स इसके अंदर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से आदत, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित का लेखा नहीं होता, ठीक है। आदत, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित, ये चारों चीजें क्या होती हैं, ये सिमिलर देखिए, जो आदत, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित, आदत और उपार्जित, पूर्वदत्त और अनुपार्जित, ये चारों चीजें मैं आपको कंपैरिजन वाले यानी कि कंपैरिजन करके बताऊंगी इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आदत, पूर्वदत्त और उपार्जित, अनुपार्जित, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि ये आपके कंप्लीट अकाउंट के अंदर इसका रोल होता है। तो यहाँ पे मैं लिया दिया बता दूं तो उससे समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसमें अकाउंट के ऑल चैप्टर्स में मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये किस चीज के लिए, फाइनेंशियल अकाउंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं अभी तो ओरली बता देती हूँ और वैसे ही सेपरेट वीडियो बना दूंगी 4 वर्ड्स के ऊपर अच्छे से डिस्क्राइब करके। आदत मतलब होता है जो अभी हमें मिला नहीं है, मिलना है, ओके, जो हमें कुछ ऐसा अमाउंट जो मिला नहीं है लेकिन हम उस पर काम कर चुके हैं, तो वो आदत होता है। पूर्वदत्त होता है जैसे कि मान लिया कि कोई लोग होते हैं, जैसे अभी फरवरी चल रहा है तो उसमें किसी ने अपनी मार्च की भी एडवांस फी पे कर दी है, तो वो पूर्वदत्त कहा जाता है। और ऐसे ही उपार्जित और अनुपार्जित होते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। नेक्स्ट आप देखिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रोकड़ बही का संक्षिप्त रूप होता है, यानी कि जो कैश बही बनती है ना, कैश बही बनती है, यानी कि जो कैश अकाउंट कैश बुक बनती है, कैश बुक बनती है वैसे ही उसका एक संक्षिप्त टाइप का होता है ये रिसीप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। जैसे कैश अकाउंट बनता है सेम एज ऐसे ही रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, ये कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर। इतनी बढ़िया कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर आ जाओ, तलपट या चिट्ठा नहीं बनाया जाता है इसके अंदर ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। आप कहोगे कि इसमें तो बनती है, वो नेक्स्ट होता है, इसके अंदर स्पेशली नहीं बनती है, रिसिप्ट और पेमेंट में नहीं बनती है इसमें। वो जहां बनती है बैलेंस शीट वो अगला टॉपिक है, वो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हिरास यानी कि डेप्रिसिएशन, हिरास का भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो फुल डिटेल बताऊंगी। अभी फिलहाल हिरास शब्द समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लो, एक ऐसी चीज जो निरंतर यूज होती जाती है और यूज होने के बाद उसकी जो दर है वो कम होती जाती है, एक जो घिसावट आती है उसकी वजह से उसका जो प्राइस, उसका रेट कम हो जाता है, वो हिरास कहलाता है। ऐशोध्य ऋण भी मैं डिटेल में समझाऊंगी तुम्हें, लेकिन फिलहाल के लिए समझने के लिए आपको जरूरी है। ऐशोध्य ऋण होता है कुछ ऐसे, देनदार होते हैं, डेटर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए डेटर्स क्या होते हैं, नहीं पता है तो वो भी समझाएंगे। डेटर्स होते हैं, डेटर्स जो हमारे देनदार होते हैं उनमें से कुछ ऐशोध्य ऋण होते हैं जो पैसा डूब जाता है, मिलने की संभावना नहीं होती, उसको हम ऐशोध्य ऋण कहते हैं। तो इसमें हिरास और ऐशोध्य ऋण का लेखा कतई नहीं होता है, लाभ हानि का ज्ञान इसके अंदर इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमें इसमें सारे आइटम्स को रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में करते हैं वैसा तो नहीं करते हम इसके अंदर, इसीलिए प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस का हम इसमें पता बिल्कुल नहीं लगा पाते हैं। और इस खाते का अंत क्रेडिट पक्ष से होता है, यानी कि शुरुआत होती है यहाँ से, पिछले साल की कैश बैलेंस से शुरुआत होती है और लास्ट में जब इसका जो बैलेंस बचता है यहाँ पर ही बचता है, और यहाँ जो बैलेंस बचता है उसको हम कैश बैलेंस के नाम से लिखते हैं। रोकड़ शेष से होता है जो इस वर्ष अंतिम रोकड़ शेष बनाया जाता है। आई थिंक मैं आपको ये 10 के 10 टॉपिक्स अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको यहाँ अच्छे से समझ में ना भी आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसी के हिसाब से फॉर्मेट तैयार करने वाली हूँ, फॉर्मेट बनाने वाली हूँ, जो कि आप फॉर्मेट को करते हो ना, एकदम फॉर्मेट को आप रट लेते हो, वो फॉर्मेट अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस फॉर्मेट को बनाकर सिखाने से पहले मैंने आप लोगों को इसका लॉजिक समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और मैं आपके 12th के यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सीबीएसई बोर्ड में भी ये होते हैं चैप्टर्स, तो दोनों में ही ये काम आने वाले हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को मिक्स करके ही चलूंगी, आपके लिए बहुत इफेक्टिव वीडियो होगी। सो अब मैंने ये आपको लॉजिक बता दिया, फॉर्मेट में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। थैंक यू।